चंगेज़ खान एक बहुत क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज़ खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज़ खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की कई कहानियां छोड़कर चली जाती थी। चंगेज़ खान का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के एक खानाबदोश कबीले में हुआ था। चंगेज़ खान का पिता यंगुशी बगातूर उनके कबीले का सरदार था। जब चंगेज़ खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज़ खान मेहनत करता चला गया और बढ़ता चला गया। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से ही वो बचपन से युद्ध की बारीकियां सीखता रहा। बचपन में चंगेज़ खान बहुत गुस्सैल था। एक बार उसके एक छोटे भाई ने उसकी एक मछली चोरी करके खा ली। इस पर चंगेज़ को गुस्सा आ गया और उसने अपने छोटे भाई को ही मार दिया। चंगेज़ नाम के साथ खान लगा होने की वजह से अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि वह मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज़ खान का असली नाम तैमूजीन था। चंगेज़ खान ने अपनी कुशलता से शुरू से अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया। मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कागान की उपाधि दी, जो आगे चलकर खान में बदल गया। कागान का अर्थ होता है सम्राट जा सरदार। चंगेज़ नाम उसे बाद में मिला जब कई कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसने कब्जे में कर लिया। चंगेज़ शब्द का अर्थ होता है विश्व का समुद्र। तुमेजीन अब चंगेज़ खान बन चुका था, जिसका मतलब होता है विश्व सम्राट। तुमेजीन जब कागान जा खान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज़्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं, पर उसके लिए तो यह विजय यात्रा के जीवन की शुरुआत थी। एक कहानी के अनुसार एक बार चंगेज़ खान शिकार से वापस लौटकर जब अपने ठिकाने पहुंचा तो उसने अपनी जवान पत्नी को गायब पाया। बाद में उसे पता चला कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। इसके बाद चंगेज़ खान अपने कबीले के लोगों को संगठित कर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ता है। अपनी बीवी के मिलने के बाद भी अपनी जीतों के उत्साहित होकर लड़ाइयाँ जारी रखता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन जाता है। चंगेज़ खान ने 1206 से लेकर 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। इतना क्षेत्रफल पूरे थल भाग का 22% है और वर्तमान भारत से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। चीन से लेकर बुखारा, समरकंद, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज़ खान का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना क्षेत्र आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सका। मंगोलिया के खानाबदोश लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत इनके ज़्यादा काम न आती अगर उन्होंने एक योग्य सरदार पैदा ना किया होता। यह योग्य सरदार था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज़्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतजाम किया था कि अगर युद्ध में घोड़ा मरने के बाद दूसरा फौरन सैनिकों के पास पहुंच सके, क्योंकि उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का होना बहुत ज़्यादा महत्व था। युद्ध में भले ही चंगेज़ खान की सेना विरोधी सेना से कम होती, पर अपने पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत चंगेज़ खान की होती।
चंगेज खान को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार तो दूसरा उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अपने विजय अभियानों के दौरान वह जिस भी क्षेत्र से जाता शहरों के शहर तबाह कर देता। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला कर वहां की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया। उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद की पूरी तरह जलाकर राख कर दी। बुखारा की 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लगा। चंगेज खान ने जब चीन की दीवार को भेदकर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया, उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। चंगेज खान ने ईरान में जिस राजा खारजम पर हमला किया था, उसका बड़ा लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक पहुंचाया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने के लिए चला आया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुमिश ने चंगेज खान से डर के जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। चंगेज खान की योजना थी कि वह भारत को रौंदते हुए भारत के बीच से गुजरे और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए। पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वह वापस लौट आया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियां और बेटियों को नग्न परेड कराता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हम बिस्तर होना होता था, और बाकी बची स्त्रियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और सेनापतियों की छावनी में भेज देता था। चंगेज खान की कई पत्नियां थीं। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक एकेडमी मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्यू के नमूनों की जांच में पाया गया है कि आज भी चंगेज खान के 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित है। अगर महिला वंशजों को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो यह संख्या दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी की नानी का पिता चंगेज खान था। धार्मिक मामलों में चंगेज खान बड़ा दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। चंगेज एक विचारधारा क्षमावाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। क्षमावाद में नीले आसमान की पूजा होती है। चंगेज खान ताओ धर्म गुरुओं से भी खूब ज्ञान चर्चा किया करता था। अपने मरने तक चंगेज खान क्षमावाद पर ही कायम रहा और जब भी कठिनाइयों में होता तो नीले आकाश की तरफ देखता था। चंगेज को बाज पालने का शौक भी था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। यह कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की मौत क्यों हुई और उसे कहाँ दफनाया गया था या जलाया गया था। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चंगेज खान 1227 में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके लड़के ओगताई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खान के मुकाबले वह दयावान और शांति प्रिय था। वह कहा करता था, हमारे कागान चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हम अपने लोगों को शांति दें। चंगेज खान के मरने के बाद भी
उसका साम्राज्य 200 साल तक टिका रहा। चंगेज खान जिस मंगोलियाई संस्कृति से आता है उसमें व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे दफनाने का रिवाज है। चंगेज खान के कबीले के रिवाज के अनुसार किसी व्यक्ति को दफनाकर उसके मकबरे का कोई निशान नहीं छोड़ा जाता। चंगेज ने भी इसी रिवाज का पालन किया। उसने तो अपने सैनिकों से यह कह दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उसे एक गुमनाम जगह पर दफना दिया जाए और उसकी शव यात्रा देखने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाए। इस कारण 1227 में उसकी मौत के बाद से अब तक कोई भी चंगेज खान के मकबरे की स्थिति के बारे में नहीं जानता। खान के मकबरे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई लेकिन कोई भी ठोस सफलता हासिल नहीं हुई। मंगोलिया के विशाल क्षेत्रफल के कारण कुछ लोगों की सहायता से खान के मकबरे को ढूंढना बेहद ही मुश्किल है। इसलिए हाल ही में 10,000 वॉलंटियरों की सहायता से चंगेज खान की संभावित कर्बगाह वाले विशाल स्थान की 84,000 सैटेलाइट तस्वीरें ली गई है। इतने डाटा को जांचने के बाद खोजकर्ताओं की निगाह एक वर्गाकार ढांचे पर टिकी जो खान के समय के मकबरों की तरह बना हुआ है। कुछ लोगों के अनुसार यह ढांचा चंगेज खान का मकबरा हो सकता है, पर इस बात के लिए अब तक कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। इसके सिवाय यह इलाका एक ऐसे एरिया में है जहां बाहरी लोगों का जाना मना है। इस कहानी का निष्कर्ष यह निकलता है कि तैमूर और गजनवी को महान बताने वाले अरब और ईरानी लेखकों की नज़र में चंगेज खान एक दानव था। इसमें कोई शक नहीं है कि चंगेज खान एक जालिम शासक था, पर उस समय के दूसरे शासकों और उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। भारत में मुस्लिम बादशाह यही कुछ करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि जहां चंद्रगुप्त, सिकंदर और अकबर जैसे राजाओं ने प्रदेशों को जीतने का काम जवानी में पूरा किया था, वहीं चंगेज खान ने 41 वर्ष की आयु में अपने विजय अभियान की शुरुआत की। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चंगेज खान ने जवानी के जोश में एशिया को नहीं रोन डाला। वह अधेड़ उम्र का एक होशियार और सावधान आदमी था और हर काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार और तैयारी कर लेता था। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।